हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम बीकेटी विधानसभा के विटारी गांव में हूं और यहां पे अभी एक जनसभा संबोधित की गई है। तो इस जनसभा का उद्देश्य क्या था? आप हैं हमारे भाई साहब, आप हैं हमारे बसपा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। सर से मैं ही जानूंगा, आपका नाम जानूंगा और इस जनसभा का मेन उद्देश्य क्या था। मैंने भी सुना तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी बताई गई हैं और आपने बहुत चीज़ें बताई। उसके बाद में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बहुत उत्साहित हुई, उनमें भी बहुत अच्छी एनर्जी आई और उन्होंने भी यहाँ पे कई बातें बोली। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इस जनसभा का उद्देश्य क्या था, क्या नहीं था। तो भाई साहब क्या बताएंगे इसके बारे में? जी सर, धन्यवाद आपका। आप हमारी बाइट लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, जी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। बिलोंग करता हूँ बहन जी के गांव बादलपुर के पास में हमारा गांव शाहपुर पड़ता है, मतलब गौतम बुद्ध नगर के हम लोग रहने वाले हैं। जब से हम लोग 10 मार्च को हम लोग चुनाव हारे जी, उसके बाद 11 तारीख से मैं फील्ड में घूम रहा हूँ। वहाँ पे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई किस किस समाज ने किस किस पार्टी को क्यों क्यों वोट कास्ट किया। उससे हम लोग डाटा इकट्ठा हम लोगों ने किया है और अब हम लोग उस डाटा पे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक नया अपडेट करके साहब कांसीराम जी के पैटर्न पे एक नए कैडर का हम लोग निर्माण करेंगे जी। उसके बाद हम लोगों के बीच में हम लोग जाकर के उस कैडर को देंगे। तो ये हम उसी प्रोग्राम के तहत ये हमारी एक नुक्कड़ बैठक थी जिसमें हमने लोगों से बातचीत भी करी, लोगों के विचार भी लिए। तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत आज आपके यहाँ पर लखनऊ ज़िले की बीकेटी विधानसभा में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये कार्यक्रम था। ये भाई साहब हमारे जो है मित्र हैं अभिषेक, गौतम जी और बहुत जो साथी सभी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम कराया है जी। हाँ, एक बात और जानना चाहूँगा। एक समय था जब बसपा की यहाँ पे पूर्ण बहुमत थी, बसपा पार्टी की सरकार थी। आज ऐसा समय आ गया है कि बसपा की केवल एक सीट है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये है कि क्या अशिक्षा समझ सकते हैं हम इसका एक कारण? सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। हम 2007 में जो चुनाव हम लोग जीते थे वो 45 हज़ार वोट प्राप्त करके हम लोग जीत जाते थे। लेकिन अब जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे या जो वर्ग विशेष के हिसाब से जो सबसे बड़ी बात इसमें हम समझ सकते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो प्रोग्राम चलाया था, कॉन्सेप्ट चलाया था कैडर कैंप का, जी जी, वो हमारा बंद हो गया जी। तो उसी के बंद होने की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हो गया जी। जो वो कैडर कैंप चलते थे तो वो दूसरे हिस्से में से अपना हिस्सा निकालते थे जी। जब हिस्सा निकालते थे तो हम 35 हज़ार वोट प्राप्त करके विधायक बन जाते थे जी। लेकिन अब वो कैडर कैंप बंद हो गए हैं, साहब कांसीराम ने देखा कि ये लोग समाज को तोड़ करके इस देश में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो हम समाज को जोड़ के सत्ता हासिल करेंगे। तो साहब कांसीराम के कैडर कैंप बंद हो गए, यानी कि समाज को जोड़ने का काम बंद हो गया और उनका तोड़ने का काम जारी रहा उन लोगों का, इसलिए वो जीत गए। तो कैडर कैंप के अभाव में हम लोग इसको जीते, हम लोग चुनाव को हारे हैं। अच्छा, तो अब आप फिर से शुरू करेंगे कि जो समाज बिखरा हुआ है, टूट रहा है, उसको फिर से जोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए यही नियम होता है। देखिए आज आरएसएस के पास सारी ताकतें हैं, पैसा है, मीडिया है, गुंडा है, एग्जीक्यूटिव है, बॉडी है, लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है, सभी प्रकार की सत्ता है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शाखाओं के माध्यम से अपने कैडर कैंप जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सत्ता चली जाएगी अगर कैडर कैंप बंद हो गए तो, उनकी शाखाएं बंद हो गई तो जब वे लोग इतनी बड़ी ताकत में होने के बावजूद भी अपने कैडर को चालू कर रखे हुए हैं तो हमने बंद क्यों करे? तो इसलिए अब समाज में फिर से चेतना पैदा हो रही है। माननीय बहन जी ने भी कहा है कि हम कैडर के लोगों को हम लोग फिर से जो है हम लोग फील्ड में उतारेंगे, तो हम फिर से कैडर कैंप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी जो है उसके भी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है, तो उनका सीधा दोष आपकी पार्टी पे जाता है कि अगर बसपा फाइट में होती तो आज सपा की सरकार होती। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के जनता के हित में अगर जो रहते अखिलेश जी, तो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए, मुस्लिम समाज ने जितना लगभग 90-95% वोट जो भाजपा जो सपा को जो दिया है, अगर इतना वोट बीएसपी को दे दिया जाता तो बीएसपी भाजपा को दूर दूर तक यहाँ पर टिकने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जी तो भाजपा की सरकार बनाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अगर देखा जाए तो तथ्य के आधार पर हम लोग अध्ययन करें तो
लेकिन यहाँ पे सपा के कुछ कार्यकर्ताओं का तो ये भी मानना है कि भाजपा सरकार में जितना कष्ट होता है आम जनता को, उतना ना सपा की सरकार में होता है ना बसपा की सरकार में होता है। उन्हें कोई दुख नहीं है कि बसपा की सरकार आए या सपा की सरकार आए। फिर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो सीधे सपा के विरोध में क्यों रहते हैं? देखिए, अभी आपने साथ बात कही कि इतना दुख जो है भाजपा की सरकार में जो होता है इतना सपा की में नहीं होता है। कुछ कहा आपने कुछ ऐसा? जी। देखिए, अगर आप देखेंगे नहीं, तो मैंने ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि भाजपा की अपेक्षा जब सपा या बसपा की सरकार आती है तो आम जनता इतनी परेशान नहीं होती है। ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है? मतलब सपा और बसपा की सरकार में दोनों में से किसी की भी सरकार हो परेशानी आती है। जी हाँ, तो बात जायज़ है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए, ये तो आपने कंपेरिजन किया है भाजपा और नॉन भाजपा का, इन दोनों का, भाजपा और नॉन भाजपा। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको अब कंपेरिजन करना है सपा और बसपा का। जी, यहाँ पे हम देखेंगे ना हम लोग, जी, अब इन दोनों के बीच में करेंगे ना, तो इसमें जो है बीएसपी बेटर रही है, बेटर नहीं बेस्ट रही है कंपेरिजन टू सपा। सपा। लेकिन एक चीज़ और है, मैं कह रहा हूँ भाजपा का आतंक जो है वो एक बिल्कुल सुनियोजित क्या होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन जो भाजपा जो सपा का जो आतंक है वो सीधा डायरेक्ट होता है। जी, वो जैसे अगर उसको ज़मीन छीननी है, भाजपा को ज़मीन छीननी है किसी की, तो वो छीनेगी कानून ला करके। जैसे 3 काले कानून अभी आए, या कोई ये कर दिया कि भाई ये जो ज़मीन है ये अवैध है, यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा, उसको छीना जाएगा। जी, जी। लेकिन सपा के लोग तो बिना कानून के राइफल गाड़ करके ही ज़मीन को छीन लेते थे। तो देखा जाए तो सपा सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी थी अपेक्षा के तो इसके भाजपा के। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसके पक्ष में किसके नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट जो किसी को हर्ट किया जाता है, डायरेक्ट किसी को डंडा मार दिया जाता है, वो पुलिस के द्वारा करते हैं इस काम को, यहाँ पर वे लोग खुद कर देते हैं। तो इसलिए इन दोनों में जो अंतर रहा उसमें बीएसपी जो है सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुई है। बहन जी, अच्छा, आपकी जनसभा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जोड़ना, जो बिखर रहे हैं, तो किस वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा साथ में? देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर जो कोर वोट है वो भी हमारा किसका है। हालांकि ये गांव ऐसा निकला जहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई हमने किसी को वोट कास्ट नहीं किया, यहाँ से हमने जिता के भेजा है, लेकिन कोर वोट भी है वो हमारा निकल गया है। तो अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद पे एनालिसिस करेंगे हम लोग कि भाई, तो उसमें हम लोग निकाल के लेके आ रहे हैं कि भाई हम लोग प्रयास करें कि सबसे पहले एससी समाज की जो बिरादरियाँ हैं, चमार है, धोबी है, धानुक है, खटीक है, पासी है, मेहतर है, इन बिरादरी हम लोग बातचीत कर रहे हैं इन लोगों में कि भाई ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप लोग क्यों बीएसपी को वोट कास्ट नहीं करते हैं, नॉन चमार बिरादरियाँ जो हैं। तो इसमें लेकर के हम लोग निकाल के लेकर के आ रहे हैं। इस पर हम कैडर तैयार कर रहे हैं, फिर मुस्लिम से हम लोग बातचीत करेंगे, फिर ओबीसी से, हम जो ओबीसी के जो लोअर क्लास की जो बिरादरियाँ हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं, ये भी नहीं कहेंगे हम लोग, मैं लोअर कहूँगा, लोअर। जैसे हमारे ये बेचारे निषाद होते हैं, कहार होते हैं, ये मल्ला वल्ला जो होते हैं कि जो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे साहब कांशीराम जी ने काम नीचे से शुरू किया था, तो हम लोग इसको फिर से शुरू करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि ब्राह्मण का जितना हिस्सा है उतना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हिस्सा लिमिट से ज़्यादा ले जाए। जो पिछड़ों का और दलितों का हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। सबको हिस्सा मिलना चाहिए, आबादी के जैसे साहब कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग कैडर को फिर से खड़ा कर रहे हैं, और कैडर खड़ा करना आसान है इस समय। एक तो हमारे पास सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, जी, यूथ है हमारे पास, पढ़ा लिखा है। साहब कांशीराम के समय इतने पढ़े लिखे लोग साहब को नहीं मिल पाते थे, उनको ढूंढना पड़ता था। जो बात इस गांव में बिटारी में साहब कांशीराम जी ने कही, वो बात दिल्ली के लोगों को या किसी दूसरे गांव के लोगों को नहीं पता थी कि साहब कांशीराम ने क्या कहा है। आज तो हम लोग वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं भारत का हर एक कोने में, हर एक वर्ल्ड में, पूरे में, पूरी दुनिया में। हमको जो है वर्ल्ड की दुनिया के अन्य देश के लोग हमको कॉल करते हैं कि जयप्रकाश जी, हम आपको फॉलो करते हैं, आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मतलब ये है कहने का, जब साहब कांशीराम जी ने टूटी हुई चप्पल पहन करके और साइकिल पे चढ़ के कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, तो आज हम 15,000 रुपये का जूता पहनते हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इनोवा गाड़ी में चलते हैं। तो हम लोग इसी दम पर खड़े होकर के भाजपा को ख़त्म करेंगे, भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, और फिर से इस देश में मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं भी भाषण सुन रहा था आपका और आपके साथियों का, तो 5 किलो राशन की बात आई थी। क्या इस राशन की वजह से इस बार का जो वोट बैंक है, चाहे वो सपा का रहा हो चाहे बसपा का रहा हो, क्या कटा है? क्या बरगलाने की बात हुई है इस 5 किलो राशन से? जानकारी है, उन लोगों ने वोटर के जो है ना अभिज्ञता का फ़ायदा उठाया है। जैसे नमक के साथ में उन्होंने अपनी फोटो चस्पा कर दी, जोड़ दिया कि भाई देखो वो कट्टा ऐसा दिया खाने का कि उसको आदमी सोचेगा कि इसमें मैं कभी मेरे काम आएगा, ये
इसमें वो लेके आऊँगा, मैं सब्जी वब्जी लेके आऊँगा बाज़ार से, जी जी जो झोला जो उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि इसको आदमी फेंक ना पाए। आपने देखा होगा इतने राशन की कीमत नहीं थी जितना उस झोले की कीमत है। जी। उसका उद्देश्य ये है कि आदमी सोचता है कि ये हमारे कुछ काम आएगा, ये इतना तो काम कम से कम आएगा कि जब तक बोट पड़ेगा तो वो आदमी उसको टांग के रखेगा। तो उसमें जुड़ा कि नमक, कि हम लोग नमक हमने दिया है तो नमक हमारा आरामी हमें नहीं करनी है। तो कुछ % बोट इस प्रकार से गया है, इसको हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते ये। लेकिन ये इस प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेकर के वोट लेना, ये लोकतंत्र का हनन है। ऐसा काम भाजपा को नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब उसको अपने काम पर भरोसा नहीं है। उसने 5 साल में जो काम किया है वो पब्लिक वेलफेयर में उसने कोई काम नहीं किया है। लेकिन वो जो ना इस प्रकार के लालच दे करके खाते में ई श्रमिक रिक्शा, क्या वो ई श्रमिक क्या कार्ड वार्ड बनते हैं, ई श्रम कार्ड होते हैं, उसमें पैसा दे करके साग सब्जी के लिए। तो ये एक तरह से इमोशनल जो है ब्लैकमेल किया गया है और उसको जो ना इन्फ्लुएंस में लेकर के, प्रभाव में लेकर के वोट लिया गया है। इसका मतलब उनके पास कोई काम, कोई प्रोग्राम, कोई पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं था। जी। अभी एक भाई साहब ने ईवीएम को लेकर भी बोला था, तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम से क्या कोई छेड़छाड़ की गई है? ईवीएम से क्या वोटों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र किया गया है? देखिए, ईवीएम एक डाउट का विषय है। डाउट तो संभावना तो उसकी यही है कि भाई ये ईवीएम में घपले हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पकड़ी गई हैं। बहन जी ने भी कहा है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। वर्ल्ड में जिन देशों ने इसको बनाया है उन देशों ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन केवल ईवीएम को ख़त्म करने के लिए ही आंदोलन करना और कुछ काम ना करना, तो अगर हम टोटल अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपने समय को उधर लगा देंगे तो इधर से जो है, जो दूसरा जो एरिया है हमारा, इससे हम लोग अपने बच्चों को सोशली और पॉलिटिकली अवेयर नहीं कर पाएंगे। जी। वो यही चाहते हैं कि ये पूरा फोकस इधर लगा दें जिससे कि इनके मूवमेंट ख़त्म हो जाए। मेरा मतलब ये है कहने का कि वहाँ पर भी हमारा विरोध जारी रहना चाहिए और साथ में समाज में राजनीतिक चेतना समाप्त ना हो पाए, उसके लिए भी हमें काफ़ी समय इधर कैडर कैंप के माध्यम से देना चाहिए। तो ईवीएम एक डाउट का विषय है, इस पे बातें ख़त्म। मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि अगर आपने ईवीएम के स्थान पे आपने बैलेट बॉक्स भी अगर आपने ले लिया तो वो बैलेट पेपर में भी जो बॉक्स होता था उसको भी पूरा उसको वो करवा दिया जाता था, वो चेंज कर देते थे। चेंज कर देते इस बात की कौन सी गारंटी है कि वो बॉक्स को चेंज नहीं करेंगे? जो बॉक्स उन्होंने पहले चेंज किए हैं पूरा उसको बूथ कैप्चरिंग कर लेना, कुछ कर लेना। मैं मतलब ये कि इसका समाधान फिर क्या है? इसका समाधान ये है कि आपको प्रत्येक बिरादरी के लोगों को अवेयर करना होगा। जो बिरादरियाँ वहाँ संरक्षण देती हैं, ईवीएम के पक्ष में खड़ी होती हैं, उन बिरादरियों को आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपका देश बर्बाद होने जा रहा है, आप रोज़गार, शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो जब वो बिरादरियाँ आपके पक्ष में, गाँव की जो अच्छी जो बिरादरियाँ जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिरादरियाँ होती हैं, जो वो आपके पक्ष में और ईवीएम के विरोध में जब वो तैयार हो जाएंगी तो तभी जाके ये ईवीएम ख़त्म हो पाएगा। लेकिन जब तक ये ईवीएम ख़त्म नहीं होता है तो हमको टोटल एनर्जी वहाँ ना लगा करके उसमें से 90% एनर्जी जो है अपने मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, सभी जाति धर्म बिरादरी में भाईचारा बनाने के लिए हमको अपने जो समय है उसको वहाँ लगाना है। जी। आपकी मैंने पूरी जनसभा सुनी, मैंने उसका एक निष्कर्ष निकाला कि आपने जो सबसे ज़्यादा बोला है तो शिक्षा पे बोला है कि लोगों को शिक्षित करिए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनको कोई बरगला नहीं सकता है। तो इस पे आप मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं और इस जनसभा का क्या उद्देश्य था? कम शब्दों में आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा और सत्ता जी, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जी। अगर आप देखें कि बाबा साहब को शिक्षा मिली या फूले को शिक्षा मिली, जी। अगर हम देखें जहाँ से उनके स्कूल खुलने शुरू हुए, तो ये इसका संबंध सत्ता से है। 1813 में सबसे पहले राइट टू एजुकेशन मिला। जी। उस राइट टू एजुकेशन में फूले साहब नहीं थे उस समय, जी। वो अंग्रेजों ने दिया था। राइट टू एजुकेशन 1813 में वो फूले साहब उसी राइट टू एजुकेशन के तहत फूले साहब पढ़े। उसके बाद उन्होंने 1840 में 48 में उन्होंने अपना स्कूल खोलने शुरू किए। तो मतलब ये है कि एजुकेशन का संबंध जो सत्ता से है, सत्ता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा सत्ता, हम एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ है नहीं, लेकिन एजुकेशन को ख़राब करने के लिए सत्ता लगी हुई है।
जैसे प्राइम 5वीं का बोर्ड ख़त्म कर देना, जी। 8वीं का बोर्ड ख़त्म कर देना, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक किसी को फेल ना करने का अब तो नियम 10वीं का भी बोर्ड खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। जी, अब तो बिना एग्जाम के भी पास हो जाए। ठीक है साहब। तो इसलिए जो है ना, ये इनकी प्लानिंग है। जब बच्चा पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक ऐसे ही पास कर दिया जाएगा तो 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में जाके बच्चा फेल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये इनकी प्लानिंग है। तो इसलिए आप एजुकेशन प्राप्त करने के साथ साथ आप पॉलिटिकली अवेयर रहें। जी। मैं सिंपल था उस समय, जब मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, मैं 11वीं क्लास में था। जी। फिर मैंने 12वीं किया, BA किया, MA किया, LLB किया, LLM किया, MPhil किया, PhD किया, MA साइकोलॉजी से किया। जी। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को पढ़ाई भी करनी थी, साथ में मैं जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहा, और उसी एक्टिविटी के साथ मैं बूथ से लेकर के पूरे देश का प्रभारी बना। उसके बाद मैं पार्टी के बाहर हुआ। तो ये, लेकिन उसके बाद मैं क्यों चल गया? मेरे पास विवेक था, एक्सपीरियंस था, अच्छे लोगों का मेरे पास वो था। तो इसलिए हमको शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को हासिल करें, बड़ी शिक्षा हासिल करें, लेकिन साथ साथ में सोशली और पॉलिटिकली अवेयर भी आप लोग रहें, तभी जाके हमारी शिक्षा चलिए, बच मुझे पाएगी। बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा जैसे कि कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें बताई, और आपका कहना है कि प्रत्येक वर्ग के लड़के को राजनीति में भी आना चाहिए। अगर वो अपने वर्ग को उनका अधिकार दिलाना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले शिक्षा हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति में आना। अगर आपके वर्ग का कोई व्यक्ति राजनीति में आएगा तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल भी फॉलो करिए और इसी तरह की चीज़ें देखते रहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू सर। जी सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर।